नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनिका जब बच्चों के उनके कमरे में चले जाते हैं तो अनिका भी यहाँ पर बाहर बालकनी में ही सो जाती है। लेकिन जब रोहित अपना काम करके आता है तो वो अनिका को बेड पर लिटा देता है और वो भी उसके साथ सो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ही समय के बाद अनिका शायद कोई बुरा सपना देखती है, जिसकी वजह से अनिका के माथे पर बहुत सारा पसीना था और वो रोहित का नाम लेते ही एकदम उठकर बैठ जाती है, जिससे अब रोहित अनिका को पानी पिलाता है और वापस सुला देता है। लेकिन वो अभी भी सोचता है कहीं अनिका इसलिए तो ज्यादा नहीं सोच रही होगी ना कि नाना जी ने उन्हें ये सब कहा है। एक दूसरी तरफ यहाँ पर लंदन में रेखा मूर्ति के पैलेस में अचानक से यहाँ पर रेखा मूर्ति के पैलेस की अब डोरबेल बजने लगती है। जैसे ही यहाँ पर उनके पैलेस की अब डोरबेल बजती है तो एक स्टाफ जाकर अब यहाँ पर दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही स्टाफ ने दरवाजे को खोला तो वहाँ पर सामने दो लोग खड़े हुए थे। उन दोनों को देखकर अब वो स्टाफ कहता है, आप दोनों कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किससे मिलना है आपको। अब यहाँ पर उस स्टाफ की इस बात को सुनकर अब उन्हें सामने खड़े उन दोनों शख्स में से अब एक शख्स ने कहा, जी जनाब, हमारा नाम हामिद अंसारी है और ये हमारी बेगम है राशिदा जी। हमें आपकी मालकिन से मिलना है। आप प्लीज एक बार अपनी मालकिन को बुला दीजिए। अब यहाँ पर जैसे उस शख्स ने ये कहा तो ये सुनते ही अब वो यहाँ पर स्टाफ का आदमी कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। पहले आप दोनों ये तो बताइए कि बाहर इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी आप लोग यहाँ पर अंदर कैसे आए? क्या आप सिक्योरिटी को चेक करके आए हैं? इस बात पर वो आदमी कहता है, अरे मैं सब कुछ बताता तो हूँ। पहले एक बार अपनी मालकिन को तो बुला दीजिए। वो हमें अच्छी तरह से जानती है। देखिए, हमारा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है। अगर हम उनसे नहीं मिले तो देखिए बहुत ही अनर्थ हो जाएगा और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी फिर आपके कंधों पर आएगी। इसलिए प्लीज हमारी बातों को सुनिए और उन्हें बुला दीजिए। यहाँ पर ये शख्स सभी स्टाफ को इतना कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्टाफ किसी भी हालत में उन्हें अंदर आने नहीं देता, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग पता नहीं कौन हो सकते हैं। वो इन्हें नहीं जानता था। लेकिन अब यहाँ पर वो दूसरा शख्स अब वो बार बार रिक्वेस्ट करता है, देखिए हमने कहा है ना, इट्स इमरजेंसी, प्लीज हमारी बात सुनने की कोशिश तो कीजिए। जब यहाँ पर ये शख्स बार बार स्टाफ को ये कहता है तो अब उसकी बात को सुनकर अब वो स्टाफ कहता है, देखिए माफ कीजिएगा, आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही अपनी मालकिन से मिलने नहीं दे सकता हूँ। सॉरी, ये हमारे इस पैलेस के रूल के खिलाफ हैं। और ये कहते ही वो स्टाफ अब दरवाजे को बंद करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर अब उनके कानों में अब पीछे से एक आवाज आती है, कौन है दरवाजे पर? जैसे ही ये आवाज यहाँ पर उस सर्वेंट ने सुनी तो ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद रेखा मूर्ति की ही थी, जो कि अभी नीचे ही उतर रही थी और उन्होंने ये आवाज अभी सुन ली थी जो काफी देर से उसे दरवाजे से आ रही थी। तो ये इसलिए रेखा मूर्ति ने साफ साफ पूछ लिया कि आखिर दरवाजे पर कौन है। अब यहाँ पर रेखा मूर्ति की आवाज सुनते ही अब वो स्टाफ सर्वेंट कहता है, पता नहीं मैडम, कोई जोड़ा आया हुआ है, कोई कपल है और वो कहता है कि उन्हें आपसे मिलना है। वो कह रहे हैं कि अगर वो आपसे नहीं मिले तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पता नहीं क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि वो सिक्योरिटी चेक करके नहीं आए हैं तो इसलिए मैंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। इधर उस स्टाफ की ये बात सुनते ही अब रेखा मूर्ति कहती है, हाँ तो उन्हें अंदर आने दो ना, सिक्योरिटी स्टाफ से मैंने बात कर ली है, अभी के लिए उन्हें अंदर आने दो। अब यहाँ पर रेखा मूर्ति की इस बात पर अब वो स्टाफ अब ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि जब उसके मालकिन ने अब उन्हें अंदर आने के लिए कह दिया तो वहाँ पर उस स्टाफ के पास उस बात को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और वैसे भी वो तो बेचारा यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा था, इसलिए वो यहाँ पर ज्यादा कुछ न सोचते हुए उन दोनों को बुलाता है और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है।
अब यहाँ पर अब जैसे ही ये दोनों शख्स अब अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद वो स्टाफ अब अपने काम में जाकर लग जाता है। तो वहीं इधर रेखा मूर्ति अब जैसे ही यहाँ पर इन दोनों को देखती है, इन दोनों शख्स को देखकर अब रेखा मूर्ति की आंखें तो एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। और उन दोनों को देखते हुए ही अब रेखा मूर्ति कहती है, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है आप दोनों ने? हाँ, भला इस तरह से ऐसा भेष बनाकर यहाँ पर क्यों आए हो? रेखा मूर्ति की ये बात सुनते ही वो आदमी कहता है, अगर आपकी रजामंदी हो तो क्या हम एक बार कमरे में जाकर बात कर सकते हैं? देखिए, अभी यहाँ पर बात करना हमारे लिए भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए प्लीज हमारी बात सुनिए और कमरे में चलते हैं। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब रेखा मूर्ति कहती है, ठीक है फिर चलो, आओ मेरे कमरे में आओ। और इसके बाद वो तीनों ही अब यहाँ पर एक कमरे की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही वो तीनों यहाँ पर एक कमरे में आते हैं तो अंदर जाते ही वो आदमी पहले यहाँ पर इस कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है। तो वहीं उसके साथ जो ये लड़की थी वो यहाँ पर दरवाजा बंद होते ही अब अपने बुर्खे को हटाती है। तो यहाँ पर इस बुर्खे के अंदर कोई और नहीं बल्कि कविनालिशा ही थी। कविनालिशा को ऐसे देखकर अब रेखा मूर्ति कहती है, इस हुलिया में आने की क्या जरूरत है? हाँ वो रानी साहिबा, अरे आप हमें बता देती तो हम जरूर कोई ना कोई तो रास्ता निकाल ही लेते। अब रेखा मूर्ति की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, वो हम आपको बाद में सब कुछ बता देंगे। प्लीज हमें एक बार अंजलि से मिलना है, एक बार हमें अंजलि मल्होत्रा से मिलने दीजिए। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर कविनालिशा अंजलि मल्होत्रा के बेड के पास जाकर अब अपने हाथ को उनके माथे पर बड़े ही प्यार से रखती है और अंजलि मल्होत्रा को यहाँ पर उठने के लिए कहती है। लेकिन जब यहाँ पर आलिशा अंजलि मल्होत्रा को उठाने की कोशिश कर रही थी तो ये देखकर अब यहाँ पर रेखा मूर्ति अब आलिशा को कहती है, वो रानी साहिबा, मैंने इन्हें नींद की गोली देकर सुलाने की कोशिश की थी, बहुत मुश्किल से सोई है ये, क्योंकि वो जैसे ही अपनी आंखें खोल रही है तो वो पता नहीं कुछ न कुछ बुड़बड़ाने लग जाती है। ये इसलिए इन्हें बस नींद की गोलियां देकर या इंजेक्शन देकर ही इन्हें सुलाया जा रहा है। इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। अब रानी यहाँ पर रेखा मूर्ति की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, क्या हालत हो गई है इनकी? सच में ये इमोशनली इतनी वीक क्यों हैं? अरे अगर सच में ऐसा कुछ हो गया तो क्या सच में ये हम सब के साथ मर जाएंगी क्या? अरे भला कोई इतना भी इमोशनली वीक होता है क्या? इधर कविनालिशा की ये बात सुनते ही अब रेखा मूर्ति कहती है, रानी साहिबा, हम जो कहने वाले हैं उस गुस्ताखी के लिए देखिए आप हमें पहले से ही हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमें पहले से ही माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अब हमें ये बोलना ही पड़ेगा। इस वक्त खुद को अंजलि की जगह एक बार आप रख कर देखिए और लतिका के बारे में सोचिए। अरे अगर कभी आप माँ हो और अगर लतिका के साथ ऐसा कुछ हो जाए जो इन्होंने आपके बारे में सुना है तो आपकी क्या हालत होगी? अरे ये सब सुनने के बाद तो जो इमोशनली काफ़ी स्ट्रोंग भी होते हैं उनका भी सब कुछ अंदर से टूट जाता है। रेखा मूर्ति की यह बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, हम आपकी बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन हमें इनकी चिंता हो रही है। वैसे एनीवे ये बताइए डॉक्टर क्या कह रहे हैं इनकी तबीयत को देखकर? अब यहाँ पर आलिशा की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रेखा मूर्ति कहती हैं, डॉक्टर ने तो बस रानी साहिबा यही सजेशन दिया है कि अंजलि को अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता की ज़रूरत है। उन्होंने तो सीधे अपने हाथ उड़ा दिए हैं कि वो भी इन्हें ठीक नहीं कर सकते हैं। इनके दिमाग पर को बहुत ही गहरा असर हुआ है और मैं तो बस जब से मुझे डॉक्टर ने ये सब बोला है तब से मैं अनिका को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी अभी तक उससे कोई भी बात नहीं हो पा रही है। वो क्या है ना कि उसका फ़ोन नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर बता रहा है। अब रेखा मूर्ति की इस बात को सुनकर अब कविनालिशा कहती है, आप ऐसा कीजिए, अगर अनिका से आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार राजलक्ष्मी से कांटेक्ट कीजिए और हाँ हो सके तो हमारी रानी माँ से भी मदद मांगिए, क्योंकि हमारी रानी माँ भी ये मदद कर पाएगी। शायद वो आपको उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बता दें, शायद उन्हें अनिका दीदी के बारे में कुछ पता हो। इस बात पर अब रेखा मूर्ति कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, थैंक यू सो मच।
हम अभी राजलक्ष्मी और बड़ी रानी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, शायद हमारे पास किसी तरह का कोई तो सॉल्यूशन हो। और ये कहते हुए ही रेखा मूर्ति अब उस रूम से जाते हुए ही कहती है, आप दोनों यहाँ से प्लीज बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। देखिए, यहाँ से निकलना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी शक हो। और ये इधर यहाँ पर उसकी ये बात सुनते ही जो शख्स यहाँ पर कविन आलिशा के साथ आया था वो कोई और नहीं बल्कि राहुल था। इसलिए अब राहुल कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम यहीं पर हैं, तब तक आप अपना काम कर आइए। और ये कहते हुए ही राहुल अब यहाँ पर सोफे पर जाकर बैठ जाता है। तो वहीं आलिशा तो बस यहाँ पर अंजलि के हाथ को पकड़े हुए ही बस खामोशी से ही उनके पास ही बैठी हुई थी। खामोशी से वो बस अंजलि मामी की इस हालत को देख रही थी और उन्हें सच में अंजलि मामी की इस हालत को देखकर उसके ऊपर काफी तरस भी आ रहा था और साथ के साथ अपनी किस्मत पर भी, क्योंकि उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। अरे अगर उन्हें ये सब मरने का नाटक नहीं करना होता तो शायद आज अंजलि की ये हालत नहीं होती, उसकी माँ की ये हालत नहीं होती। ये सब देखकर सच में आलिशा का मन भी काफी दुखी हो रहा था। एक तरफ जहाँ पर आलिशा ऐसे ही अंजलि मामी का हाथ पकड़ कर बैठी हुई थी, तो दूसरी तरफ इधर पेरिस में कैलाश अधिकारी के पैलेस में आकाश और श्रेया काफी वक्त से कैलाश अधिकारी के आने का ही वेट कर रहे थे। बाहर क्या कुछ हो रहा है उन्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो बस अब यही सोच रहे थे कि कब वो यहाँ पर आएंगे और तब वो उनसे बात करेंगे। इधर उनके इंतजार में आकाश बस इधर उधर ही चक्कर काट रहा था और अब वो यहाँ पर कहता है, अब तक तो पापा को यहाँ पर आ जाना चाहिए था ना श्रेया, वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं। आकाश की इस बात पर अब श्रेया कहती है, आकाश तुम पापा के काम के बारे में तो अच्छी तरह से जानते ही हो ना कि उनका काम कैसा है, इसलिए उन्हें लग गया होगा समय कहीं कोई इमरजेंसी आ गई होगी, अदरवाइज वो तो टाइम पर आ ही जाते थे। श्रेया की इस बात पर अब आकाश कहता है, वो सब कुछ मैं समझ रहा हूँ श्रेया, मुझे अच्छी तरह से उनके काम के बारे में पता है, लेकिन जब से मुझे ये सब न्यूज़ सुनी है ना, जब से मैंने ये सब सुना है, उसे सुनने के बाद अब मैं अपने होश में ही नहीं हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों इस बात पर अब श्रेया कहती है, आकाश पापा जी उस इल्जाम से बाइज्जत बरी हो चुके हैं ना। अरे क्योंकि जब पापा जी ने वो सब किया ही नहीं है तो तुम उसके बारे में इतना चिंतित क्यों हो। क्योंकि आकाश ने यहाँ पर राजीव गुलेरिया की न्यूज़ को सुना था कि राजीव गुलेरिया ने शीला का खून किया है, लेकिन अब कोर्ट से उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जब आकाश ने ये न्यूज़ सुनी तो उसके बाद से तो आकाश को काफी टेंशन हो रही थी कि इसके बारे में जो भी कुछ सच है उसे कैलाश अधिकारी ही बता सकते हैं। इधर श्रेया की इस बात पर अब आकाश कहता है, श्रेया मेरा मन कर रहा है उनसे बात करने का और मिलने का। सच कहूँ तो मुझे अनिका की मासी के लिए उनकी मासी के लिए बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ मुझे अपने पापा के लिए सच में बहुत ही बुरा लग रहा है। अरे उसकी मासी के साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन इसमें पापा का क्या रोल था, पापा के ऊपर क्या बीती होगी। अरे जब उन्हें खटखरे में पेश किया गया होगा, आखिर क्यों उन्होंने खुद को सरेंडर किया, आखिर क्या बात हो सकती है। श्रेया उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जो उन्होंने जो जुल्म किया ही नहीं उन्होंने उसके लिए भी हाँ कर दी। जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना श्रेया। अब यहाँ पर आकाश और श्रेया दोनों ही आपस में इसी बारे में ही बातें कर रहे थे कि तभी उन दोनों के ही कानों में गाड़ी के हॉर्न बजने की आवाजें सुनाई देती हैं। अब यहाँ पर अब इस आवाज को सुनकर आकाश कहता है, लगता है कि पापा आ गए श्रेया। इस बात पर अब श्रेया कहती है, हाँ आराम से आकाश, एक बार उन्हें अंदर तो आने दो। अरे वो अभी पता नहीं कैसे आए होंगे, तो प्लीज उन्हें पहले अंदर आने दो और उसके बाद इम्तिहान से पूछ लेना। यहाँ श्रेया ने ये कहा ही था कि तभी सामने से अब कैलाश अधिकारी भी अंदर ही आ जाते हैं और वो कहते हैं, क्या बात है श्रेया, तुम दोनों अब तक सोई नहीं हो। अरे कितनी रात हो चुकी और अब तक तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनते ही अब श्रेया यहाँ से स्टाफ से कहती है, प्लीज आप पापा के लिए पानी ले आओ। अब श्रेया की ये बात सुनते ही वहाँ पर एक स्टाफ अब अंदर से पानी लेने के लिए चला जाता है। तो वहीं कैलाश अधिकारी कैलाश अधिकारी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। तो अब यहाँ पर कैलाश अधिकारी पूछते हैं, बताओ श्रेया कुछ हुआ है क्या। तो तब तक अब यहाँ पर श्रेया कुछ कहती कि तब तक यहाँ पर
वो स्टाफ भी कैलाश के लिए पानी लेकर आ जाता था। अब उसकी प्लेट में से, अब उस ट्रे में से पानी का गिलास उठाते हुए यहाँ पर कैलाश अधिकारी अब पानी पीते हुए ही फिर से कहते हैं, अब बताओ श्रेया, क्योंकि देखो तुम दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ साफ नजर आ रही है। अरे कितनी रात हो गई है और तुम दोनों अभी तक सोए नहीं हो, किसी चीज को लेकर परेशान हो क्या? कैलाश की ये बातें सुनते ही अब आकाश, जो कि बड़ी मुश्किल से अब तक चुप बैठा हुआ था, वो अब कहता है, बस बस पापा, हम आपके ही आने का वेट कर रहे थे। आकाश की इस बात पर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, तुम दोनों ही मेरे काम करने के तरीके को अच्छी तरह से जानते हो ना कि मेरा काम किस तरह का है, तो उसमें क्योंकि मेरे काम में कोई टाइम नहीं है तो तुम दोनों मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? अगर कोई बात थी तो हम सुबह कर लेते, मेरे काम का कोई भी वक्त नहीं है बेटा। इस बात पर अब आकाश कहता है, मेरा काम भी इंडिया में सफर हो रहा है पापा, और आपके काम के बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं अब देखो यहाँ पर कब तक रहूंगा, मुझे भी तो अपने बिजनेस को संभालना है ना। पता नहीं वहाँ पर इंडिया में कैसे क्या हो रहा होगा, मेरे बिजनेस को कौन संभाल रहा होगा। अब आकाश की ये बात सुनते ही अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, देखो आकाश, बिजनेस के बारे में तुम अभी चिंता मत करो, तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में तुम्हारा काम सब संभल ही रहा है, और वैसे भी तुम्हें अभी यहीं पर ही रहना है। अब यहाँ पर कैलाश अधिकारी की बातों को सुनकर अब आकाश कहता है, लेकिन कब तक पापा, मुझे वहाँ जाना तो होगा ना, देखो ना कितने दिन हो गए हैं। अब यहाँ पर कैलाश अधिकारी कहते हैं, नहीं आकाश, जिस दिन आपके पापा करण गुलेरिया मुझे फोन करके कह देंगे कि आपको यहाँ से दिल्ली भेजने के लिए, तो मैं उसी समय ही तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। उस समय मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा आकाश, लेकिन जब तक वो खुद नहीं कह देते तब तक सॉरी बेटा, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकता। कैलाश की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है, क्यों नहीं जाने देना चाहते आप? और वैसे भी आलिशा कहाँ है? यहाँ पर आकाश की ये बातें सुनते ही कैलाश अधिकारी कहते हैं, देखो आकाश, आलिशा जहाँ कहीं भी है, बस ये सोच लो वो सेफ है, जिस तरह से तुम सेफ हो। इस वक्त आप दोनों का अंडरग्राउंड होना ही जरूरी है, तो बस इसीलिए ही आपको यहाँ पर रखा गया है, और किसी सेफ जगह पर आलिशा को। अभी के लिए तो देखो बेटा, मैं बस तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे भी जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। मुझे जो काम करने के लिए बोला गया मैंने वो काम कर लिया, मैं उसी वक्त ही तुम सबको यहाँ पर लेकर आ गया था। और ये कहते हुए ही कैलाश अधिकारी अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, तो वहीं अब श्रेया भी अब आकाश से कहती है, मेरे ख्याल से आकाश, अब हमें भी सोने के लिए चले जाना चाहिए। अब देखो पापा ने साफ साफ कहा है ना कि उन्हें जितना पता था उन्होंने आपको बता दिया। श्रेया की ये बात सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है, ठीक है श्रेया, और वो दोनों भी अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अब आकाश के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो इतना तो अब जान गया था, जरूर कुछ बड़ा ही हुआ होगा जो यहाँ पर उसे और आलिशा को अंडरग्राउंड रहने के लिए कहा गया है। एक तरफ जहाँ पर पेरिस में ये सब कुछ हो रहा था, तो दूसरी तरफ इंडिया में उस भीमेश्वरी गाँव में स्वाति मल्होत्रा यहाँ सभी के लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। तभी अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, स्वाति तुम क्या बना रही हो खाने में? इस बात पर अब स्वाति कहती है, मेरे ख्याल से ये आपको बहुत ही पसंद है, बस वही बना रही हूँ। स्वाति की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब हैरानी से स्वाति को ही देखते हैं, और अब वो कहते हैं, तुम्हें कैसे पता स्वाति? इस बात पर अब स्वाति कहती है, कल रात नींद में बड़बड़ा रहे थे कि तुम्हें माँ के हाथ की बनी चावल की खीर खानी है, तो बस अब धनंजय देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी खीर बना दी। अब यहाँ पर स्वाति की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अगर देखो स्वाति मीठा बनाया ही है तो सबसे पहले महादेव के मंदिर में भोग लगा कर आओ। धनंजय की इस बात पर अब स्वाति कहती है, ठीक है, तुम ध्यान देना इस खीर पर कोई आकर इसे झूठी ना करे। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब एक कटोरी में खीर को डालकर और उसे अब ढककर वहां से मंदिर की तरफ जाने लगती है।
जब यहाँ पर स्वाति मंदिर की तरफ जा रही थी तो यहाँ पर उसके पीछे पीछे किंग की स्टैचू वो आकांक्षा भी जाने लगती है और यहाँ पर अब धनंजय, पीरामल और करण ये दोनों ही यहीं पर रह जाते हैं। अब धनंजय, पीरामल अब करण से कहते हैं, यार तू कब नहाएगा? हाँ देखो ना कितना समय हो गया है। इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज आती है, बस हो गया, आ रहा हूँ। ये सुनते ही अब धनंजय कहते हैं, पिछले आधे घंटे से एक ही बात बोल रहा है कि आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये कहते हुए धनंजय, पीरामल अब अपनी जगह से उठकर अब इधर उधर घूमने लगता है। तो साथ ही अब उनके जहन में अब अपने बचपन की कुछ यादें थी और के इस घर में उनकी माँ की हंसी और उन्हें नन्हे से धनंजय का इधर उधर भागना और उसकी माँ जब दूध का गिलास लेकर उसके पीछे पीछे भागती थी कि धनंजय पी ले धनंजय, देख बेटा दूध पी ले। और सुबह की वो पहली किरण जब उस किरण के साथ वो अपने ही साथ तुलसी में यहाँ पर धनंजय के साथ जल डलवाती थी और फिर उनकी माँ उन्हें तलवार चलाना भी सिखाती थी। उन सभी लम्हों को अब धनंजय यहाँ पर याद करते हैं। धनंजय, पीरामल यहाँ पर अपनी इन्हीं बचपन की यादों में ही थे कि तभी अब वहाँ पर करण गुलेरिया भी आ जाते हैं। अब अपने दोस्त को ऐसे देखकर अब धनंजय कहते हैं, क्या हो? अब अपने दोस्त को ऐसे देखकर अब करण कहते हैं, क्या हुआ है तुझे? सब ठीक तो है ना धनंजय? अब करण की इस बात पर अब धनंजय, पीरामल कहते हैं, हाँ यार सब ठीक है, बस यहाँ पर आने के बाद मुझे माँ की याद आ गई थी। अब करण और धनंजय अब एक दूसरे के से बातें ही कर रहे थे कि तभी अब करण की नजर अब सामने से आ रही बूढ़ी अम्मा पर जाती है। उन्हें देखकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, ओ सीट, अब इन्हें कौन संभालेगा? और ये कहते हुए ही वो भी यहाँ पर स्वाति को ढूंढने लगते हैं। करण को अभी भी ये याद था कि यहाँ पर ये बूढ़ी अम्मा ने पिछली बार क्या क्या किया था। अब करण को ऐसे देखकर अब धनंजय, पीरामल कहते हैं, यार स्वाति तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि स्वाति तो मंदिर में गई है वो महादेव पर भोग चढ़ाने के लिए। अब क्या होगा? इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, देख धनंजय, एक काम करते हैं, हम भी वहीं पर चलते हैं और वैसे भी मैं अम्मा को हैंडल नहीं कर सकता हूँ। अरे ये कितनी खतरनाक अम्मा है ये, सच में तुझे याद है ना पिछली बार कैसे बार बार डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ रही थी। करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय, पीरामल कहते हैं, शांत हो जा करण। यहाँ पर ये दोनों दोस्त अभी बात ही कर रहे थे और सोच ही रहे थे कि आखिर अब वो इस अम्मा को क्या कहेंगे कि तभी अब उनके कानों में अब बूढ़ी अम्मा की आवाज आती है, स्वाति कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? बूढ़ी अम्मा की इस बात पर अब धनंजय, पीरामल कहते हैं, एक्चुअली वो मंदिर गई है, बस वहां से आती ही होगी। आप बैठिए ना, जब तक स्वाति आती है आप बैठिए और आराम कीजिए। ये सुनते ही अब बूढ़ी अम्मा वहां पर बैठ जाती है और अब बैठते हुए ही कहती है, ये मैंने उसके लिए कुछ बना कर लाई हूँ। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या लाई हैं अम्मा आप? इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, देखो पहले स्वाति को आने दो, उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि मैं उसके लिए क्या बना कर लाई हूँ। और ये कहते हुए ही बूढ़ी अम्मा अब इधर उधर चारों तरफ देखने लगती है। तो वहीं धनंजय, पीरामल भी अब उनके लिए पानी लेकर आ जाते हैं और अब उन्हें देते हुए कहते हैं, लीजिए अम्मा, आप पहले पानी पी लीजिए, आप थक गई होंगी। ये सुनते ही अब बूढ़ी अम्मा कहती है, वो स्वाति ने कांजी नहीं बनाया है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, वो बनाया है ना, लेकिन वो भी पूरी तरह से फॉर्मेट नहीं हुआ है, 2 दिन लगेंगे उसे फॉर्मेट होने में। करण की ये बात सुनते ही बूढ़ी अम्मा कहती है, ठीक है फिर, वैसे ये मैं मसूर पाक लेकर आई हूँ, इस धनंजय को ये बहुत ही पसंद है ना। अब यहाँ पर ये खाकर बता धनंजय, तेरी माँ जैसा बना है कि नहीं। बूढ़ी अम्मा की इस बात को सुनकर अब धनंजय हैरानी से अब बूढ़ी अम्मा की तरफ ही देखते हैं कि क्या सच में उन्होंने उसे पहचान लिया। और अब वो यहाँ पर कहते हैं, लेकिन अम्मा एक बार स्वाति आ जाए उसके बाद हम खा लेंगे। और ये कहते हुए ही धनंजय, पीरामल जब सामने देखते हैं तो वहाँ पर सामने से अब उसे स्वाति मल्होत्रा आते हुए ही दिखाई देती है। इधर जैसे ही स्वाति अब अंदर आती है तो अब वो बूढ़ी अम्मा को देखकर काफी खुश होती है। तो वही अब यहाँ पर आकांक्षा भी अब स्वाति
स्वाति मल्होत्रा के करीब जाकर कहती है, आपके पास बस आज का ही वक्त है। हमें मनाली के लिए जल्द ही जल्द निकलना होगा, इसलिए देखो आपको जो भी यहाँ पर काम है आप जल्द से जल्द उसे खत्म कीजिए। अगर आज हम यहाँ से नहीं जा पाए ना तो उसके बाद हम मनाली में इंटर नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, देखो आकांक्षा, तुम चिंता मत करो, हम आज शाम होने से पहले ही मनाली पहुंच जाएंगे। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब सभी को प्रसाद देती है और वो भी यहाँ पर बूढ़ी अम्मा से कहती है, आपने मुझे बताया नहीं अम्मा कि मेरी माँ कौन थी। आप मुझे बताने वाली थी ना। इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, देख स्वाति, अवंतिका के बारे में जानना है ना तो इस घर के पीछे बने हुए इस जंगल में जाओ, वहाँ के जानवर तुम्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। बस वहाँ पर जाने के लिए की कंडीशन है, तुम्हें पशु पक्षियों से बात करना आना चाहिए। अगर तुम्हें वो सब करना आता होगा तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि वो तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। वैसे तुम्हारी रगों में अवंतिका का खून है ना, तो तुम्हें उन पंछियों से, उन पशुओं से बात करना आना ही चाहिए। ये कहते हुए ही बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा को ये सब सुनकर थोड़ा सा अजीब तो लगता है और वो बड़े ध्यान से बस अब बूढ़ी अम्मा को ही देखने लगती है और अब वो उन्हें देखते हुए ही कहती है, आपका उनके साथ क्या रिश्ता था, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं। देखिए, जब मैं यहाँ पर आई थी तो जिस तरह से आप उनके लिए काफी चिंतित थी, जिस तरह से आप बातें कर रही थी, मुझे उसी से पता लग गया था, लेकिन आपका रिश्ता क्या है उनसे। इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, मेरे लिए तो अनंता और अवंतिका दोनों ही बराबर थी। अवंतिका हमारे महाराज के दोस्त की बेटी थी। एक दुर्घटना में अवंतिका के माता पिता की मौत हो गई थी और उसके बाद महाराज ने ही उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। उन्होंने एक पिता की कमी महसूस ही नहीं होने दी थी उसे। उसको पता है, आपको पता है, महाराज ने पूरे गांव में किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि अनंता उनकी अपनी बेटी है और अवंतिका उनके दोस्त या फिर उनकी मुंह बोली बहन है। अब इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या अवंतिका जी के कोई रिश्तेदार नहीं थे जो यहाँ पर महाराज ने ही उन्हें सहारा दिया। मेरा मतलब है कि चाचा चाची, क्या उनका कोई भी रिलेटिव नहीं था। इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, रियासत को पाने के लालच में सारे ही रिश्तों को खत्म कर देते हैं। बस उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर महाराज वक्त पर नहीं पहुंचते तो शायद वो अवंतिका को नहीं बचा पाते। न जाने कितने ही सालों तक महाराज ने अवंतिका को दुनिया से छुपा कर यहाँ पर रखा था। खास करके अब यहाँ पर बूढ़ी अम्मा ने इतना ही कहा था और ये कहते हुए ही बूढ़ी अम्मा अब एकदम से ही खामोश हो जाती है। और अब बूढ़ी अम्मा को एकदम से ऐसे खामोश हो देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कौन माँ के पीछे पड़ा था, प्लीज बताइए ना, आप किससे बचा रहे थे महाराज उसे। इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम मत जानो स्वाति, बस देखो इतना ध्यान रखना कि किंग, अनंता और अवंतिका, इनकी मौत का बदला लेना है तुम्हें। बस तुम्हारे लिए इतना ही जानना पर्याप्त रहेगा। उनकी मौत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए स्वाति, क्योंकि देखो अब तुम उनकी बेटी हो तो ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, इसका मतलब कि जो हर बार राजमहल की रानी बनने पर चुनौती देते हैं वो कोई और नहीं बल्कि रानी अवंतिका के ही दुश्मन है। क्या ये सच है। इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा हाँ में अपना सिर हिला देती है। और इस रिएक्शन पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मुझे ये लगा ही था कि वो लोग पीरामल रियासत के दुश्मनों के साथ साथ रानी अवंतिका के भी दुश्मन हैं। तभी तो वो ये सब कर रहे हैं, शायद ये जानने के लिए कि उन्हें असल पता चल जाए कि वो उनका खून किसकी रगों में है। क्या इसका ये रीजन भी हो सकता है। इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा अपना हाँ में सिर हिला देती है और वो कहती है, वो सभी रानी अवंतिका की ब्लड लाइन को मिटाना चाहते हैं और इसीलिए वो हर बार जब किसी को भी रानी चुना जाता है तो वो उसे चुनौती देते हैं ताकि वो साफ पहचान सके कि क्या उसकी ये ब्लड लाइन है या नहीं। इधर महाराज ने कहा था कि किंग, अनंता और अवंतिका, अगर ये सभी
नदी है ना, तो इन नदियों का संगम भी होगा, और जिनके रगों में इन तीनों का ही खून होगा ना, उनकी ही मदद से ये सारे के सारे दुश्मन मारे जाएंगे। बूढ़ी अम्मा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ये अब हमें कैसे पता चलेगा? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये तो पता नहीं यार। ये सब सुनकर अब स्वाति कहती है, देखो मुझे राजमहल के दुश्मनों के बारे में कैसे पता चलेगा, बस मुझे ये बताओ। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हमारी पुश्तैनी किताब राजमहल का रहस्य, जिसे पापा ने जला दिया था, उसमें ये सब कुछ था। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो धनंजय? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि राजमहल को लेकर किंग ने बहुत सी किताबें लिखी थी, और उनमें माँ का भी जिक्र था और राजमहल के दुश्मनों का भी। उनमें सारी की सारी बातें लिखी गई थी। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, इतना तो मैं समझ गई हूँ धनंजय कि खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करने वाले जो भी लोग हैं ना, वो फाइनेंशियल बहुत ही पावरफुल हैं, तभी तो आज तक इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म नहीं किया जा सका है। इस बात पर अब करण गुलेरिया भी कहते हैं, वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा पावरफुल हैं वो। अरे नंबर 1 पर किंग हैं, जो कि इंपीरियल ग्रुप के हेड हैं, और इसके बाद आते हैं द डायमंड किंग मिस्टर यशपाल अग्रवाल। अरे कहते हैं कि हीरे की परख उनसे अच्छी इस दुनिया में किसी को भी नहीं है। वैसे ये बहुत ही एग्जीबिशन रखते हैं। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अभी रिसेंट में ही उन्होंने एक एग्जीबिशन रखा था ना करण, मैंने सुना था कि वो डायमंड सेट बेहद ही खूबसूरत था। धनंजय की ये बात सुनते ही अब स्वाति कहती है, उसे किसने परचेज किया था, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो? इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि उसे किंग ने परचेज किया था। इस बात पर अब स्वाति के दिमाग में बस अनिका का ही वो नेकलेस आता है, जो कि उसने शादी में पहना हुआ था, और जो सच में बहुत ही खूबसूरत था। क्योंकि जैसे ही किंग की बात आई तो अब स्वाति समझ जाती है कि जरूर उस नेकलेस को रोहित ने ही खरीदा है। स्वाति अभी अपने मन में यही सोचती है कि काश अब अनिका उसे कभी भी ना पहने। वैसे भी मुझे रोहित की सोच पर पूरा भरोसा है, उसने जरूर कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा उसे खरीदने से पहले। इधर स्वाति को ऐसे ख्यालों में देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या हुआ है स्वाति तुम्हें, तुम कहाँ खो गई हो? इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, धनंजय क्या यही रीजन था मुझे राजमहल से दूर रखने का, या कोई और रीजन भी है? देखो धनंजय, जो बात है अब मुझे स्पष्ट बताओ, क्योंकि अब मैं हर एक रहस्य जानना चाहती हूँ जो आज तक मुझसे छुपाए गए हैं। स्वाति की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देख स्वाति, उस वक्त मुझे किंग ने हिंट दिया था, और उन्होंने मुझे जैसा करने के लिए कहा था ना, मैंने भी बस वैसे ही किया था। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या हुआ था उस दिन धनंजय, जब स्वाति का जन्म हुआ था? क्या तुम ये सब जानते हो? ये सुनते ही अब स्वाति भी कहती है, हाँ लेकिन ये सब जानने से पहले मुझे ये जानना है कि राजमहल में उनके साथ क्या हुआ था, मुझे वो कड़िया बताओ। ये कहते हुए ही अब वो धनंजय पीरामल की तरफ बड़े ही आशा के साथ देखने लगती हैं कि शायद धनंजय उसे सब कुछ सच बता देंगे। इधर स्वाति को ऐसे सवाल पर सवाल करता हुआ देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है स्वाति, चलो मेरे साथ। इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, लेकिन कहाँ जा रहे हो तुम इसे लेकर? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये सच जानना चाहती है ना, तो आज मैं इसे सारा का सारा सच बताऊंगा। फिर भले ही राजमहल के वो छुपे हुए दुश्मन अब खुलकर ही वार क्यों ना करें, लेकिन मैं भी इससे और सच नहीं छुपा सकता। तुम जानती हो, अगर उन्हें तुम्हारे ऊपर शक हो गया ना कि तुम अवंतिका की बेटी हो, तो फिर गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार के लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, देख धनंजय, अगर ऐसा है तो उस दुश्मन से दोनों ही फैमिली साथ में ही मिलकर फाइट करेंगी। यहाँ पर अब ये सभी एक दूसरे से ही बातें कर रहे थे कि तभी यहाँ पर धनंजय की नज़र अब ऊपर टेरेस पर जाती है, जहाँ पर कुछ नकाबपोश लोग वहाँ पर
पर बैठे हुए थे और वो उनके ऊपर ही नजर बनाए हुए थे। इधर किंग की स्टैचू भी अब उन्हें देखकर एकदम से ही अलर्ट हो चुकी थी और वो सबसे पहले अब बूढ़ी अम्मा को लेकर वहां से भाग जाती है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा को उसका ऐसा करना थोड़ा सा अजीब तो जरूर लगा था कि आखिर आकांक्षा ने ये सब क्या किया। तभी अब उसके दिमाग में भी अब एक बात आती है। किंग का ये रूल है, वो सबसे पहले प्रोटेक्ट करते हैं और उसके बाद ही फाइट करते हैं। तो स्वाति ने यही सोचा कि इसलिए उन्होंने बूढ़ी अम्मा को लेकर थोड़ा सा डर था, इसलिए सबसे पहले उन्होंने उन्हें ही प्रोटेक्ट किया। और यहाँ पर स्वाति ने ये सोचा ही था कि तभी उनके सामने कुछ नकाबपोश लोग ऊपर से कूद कर आ जाते हैं जिनके हाथों में यहाँ पर तलवार थी। उन लोगों को देखकर अब करण गुलेरिया भी अब यहाँ पर अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं और क्योंकि अब ये समझ चुके थे कि शायद ये दुश्मनों के ही लोग हैं। और वो यहाँ पर जंप करते हुए ही अपने दोनों पैरों से ही उनके दो साथियों के ऊपर अब अटैक करते हैं, जिससे कि उनके दोनों हाथों की तलवार अब नीचे गिर जाती हैं। और यहाँ पर मौका देखकर एक तलवार तो यहाँ पर धनंजय उठा लेते हैं और दूसरी तलवार को यहाँ पर स्वाति उठा लेती है। इधर कुछ ही देर में इन सभी के बीच में एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। स्वाति का अटैक यहाँ पर इतना शार्प था कि वो अपने एक एक वार में ही इन्हें मौत के घाट उतारती जा रही थी, क्योंकि स्वाति को भी यहाँ पर तलवारबाजी अच्छी तरह से आती थी। तो वही धनंजय भी किसी तरह से कोई कम नहीं था। धनंजय भी उन सभी का वही हाल कर रहे थे जो यहाँ पर स्वाति कर रही थी। दोनों ही भाई बहन इतनी जबरदस्त यहाँ पर तलवारबाजी कर रहे थे कि कोई भी अगर इन्हें देखे तो सच में ये बोलेगा कि तलवारबाजी हो तो ऐसी। तो यहाँ पर करण इन दोनों का साथ दे रहे थे। इधर कुछ ही देर में इन तीनों ने मिलकर उन सभी को यहीं पर ही मार गिराया था। उन्हें ऐसे देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, राजमहल के दुश्मन अब खुलकर वार करेंगे। मुझे राजमहल अब जाना ही होगा। अब राजमहल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, करण तुम्हें भी वहां पर जाना चाहिए। देखो इस तरह से धनंजय को अकेले मत जाने देना। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, लेकिन स्वाति तुम हमारे साथ नहीं जा रही हो क्या? हम तो तुम्हें लेने के लिए ही आए थे। इस बात पर अब स्वाति कहती है, देखो करण, अभी मेरा कहीं और जाना बहुत ही जरूरी है और मैं अभी तुम्हें वो नहीं बता सकती, इसलिए अभी के लिए तुम धनंजय के साथ जाओ। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है स्वाति, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगा कि तुम आखिर कहाँ जा रही हो, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि स्वाति अपना ख्याल रखना। करण की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। वैसे मेरा सजेशन है कि तुम दोनों में से एक पेरिस जाए और दूसरा लंदन। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तुम रेखा और आलिशा की चिंता बिल्कुल भी मत करो स्वाति। अब ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, एक काम करते हैं करण, देखो मैं राजमहल जा रहा हूँ और तुम रेखा मूर्ति के पैलेस में चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर भी स्वाति ठीक कह रही है, वहाँ पर भी अलर्ट रहना जरूरी है। वहाँ पर अंजलि भी है और तुम इस बात की हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वो लोग राजीव को अपनी दुनिया में लाने के लिए अंजलि को जरिया बना सकते हैं। तो देखिए, हम नहीं चाहते, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो लोग अंजलि तक तो बिल्कुल भी ना पहुंच पाए। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम शायद सही कह रहे हो धनंजय। चलो एक काम करते हैं, लंदन के लिए मैं निकल रहा हूँ और तुम राजमहल के लिए निकलो। एक दूसरे के साथ बात करते हुए ही वो दोनों अब डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कहाँ जाएगा। तो वहीं इनकी बातें सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, करण, तुम्हें मेरे धोखे से ज्यादा धनंजय भाई की मौत ने तोड़ा था, ना कि मेरे धोखे ने। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब कहते हैं, स्वाति, लाइफ में कितना भी दुख आए, अगर एक सच्चा दोस्त होना तो वो दुख भी सच में छोटा लगने लगता है। वैसे तुमने ये क्यों कहा? इस बात का जवाब देते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वो क्या है ना धनंजय कि मेरे जाने के बाद भले ही करण थोड़ा सा उदास था, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका दिल टूटा था, लेकिन वो अपने काम में अपना मन लगाए हुए था। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तो करण बिल्कुल ही टूट गए थे। स्वाति की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, एक मिनट स्वाति, कहीं तुम्हें इस बात से जलन तो नहीं हो रही ना कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने
मैं काम को पर कंटिन्यू था, लेकिन धनंजय की मौत के बाद मैं टूट गया। कहीं तुम जेलसी से तो ये बात नहीं कह रही हो? इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सामने से आकांक्षा को देखकर अब वो कहती है, आप चलिए, आप दोनों जाइए यहाँ से, ताकि मैं भी जा सकूं, क्योंकि देखो अब मेरा जाना भी बहुत जरूरी है। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, लेकिन स्वाति तुम जा कहाँ रही हो? इस बात का जवाब देते हुए अब स्वाति कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी मैं जो करने के लिए जा रही हूँ, तुम दोनों के मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा, और हाँ, आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करो। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, स्वाति जहरीली गैस? इस बात पर अब स्वाति हाँ में अपना सिर हिला देती है। इसे सुनकर तो अब धनंजय पीरामल को एक जोर का शौक लगता है और वो अब कहते हैं, लोकेशन। इस बात का जवाब देते हुए अब यहाँ पर स्वाति कहती है कि लोकेशन मनाली है, क्योंकि स्वाति की बातों को सुनकर धनंजय समझ गए थे कि कहीं स्वाति उस जहरीली गैस को रोकने के लिए ही तो नहीं जा रही है।